हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मेरा नाम है डॉक्टर शिवानी गर्ग। मैं पारस हेल्थ पंचकुला में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रवि गुप्ता सर, जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट के फील्ड में माहिर हैं। तो सर अभी चेयरमैन है पारस हॉस्पिटल पंचकुला में। तो सर को पूरे 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स में और सर ने देश के जाने माने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी ट्रीटमेंट किया है। सर को रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड और अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, इनफैक्ट नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का ने भी ऑनररी फेलोशिप्स दी हैं। सर को स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको आईसीएमआर और डीसीजीआई का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। तो वेलकम सर टू द शो। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज पे। तो सर मैं सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि कैसे आपने देश भर के इंटरनेशनली इतनी माहिर हासिल की और देश दुनिया भर के स्पोर्ट्स पर्सन में आप इतने प्रचलित हैं कि कैसे आप उनका ये सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है, ये अपने आप में एक स्पेशलिटी उभर के आई है। आज से 30-40 साल पहले भी स्पोर्ट्स होती थी। तब लोगों को स्पोर्ट्स एक एंटरटेनमेंट होती थी, लेकिन आज एक कैरियर है। तो कैरियर होने की वजह से बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। जब स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो एकदम गेम में वापस आ जाएँ, अदरवाइज़ उनका कैरियर सफ़र करता है, गेम से बाहर चले जाते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट दूसरी इंजरी से हम डिफरेंटली करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में कुछ एक लोगों ने जिन्होंने स्पोर्ट्स इंजरीज़ का ट्रीटमेंट शुरू किया, उनमें से हमारा सेंटर एक था और उन दिनों एशिया में भी बहुत कम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज़ का ट्रीट करते थे। तो एक पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच में पाकिस्तान के एक जाने-माने ऑलराउंडर थे अब्दुल रज़ाक। तो उनके जब चोट लगी तो वो उनके डॉक्टर्स ने उनको 2 महीने का रेस्ट दे दिया और 2 महीने का रेस्ट का मतलब है कि उसका करियर खत्म। फिर वो हमारे पास आए थे, हमने उनकी सर्जरी की, बहुत जल्द वो गेम में वापस चले गए और उसके बाद उनका करियर बहुत उभरा। तो उससे एक तो इंडिया का नाम हुआ कि भी इंडिया में पाकिस्तान के क्रिकेटर का इलाज हुआ और दूसरा स्पोर्ट्स इंजरी जो एक ब्रांच है, उसको भी काफ़ी अहमियत मिली क्योंकि तब बहुत सी अखबारों में, टीवी चैनल्स में ये चीज़ आई कि इंडियन डॉक्टर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर का ट्रीटमेंट किया। इनफैक्ट तब फाइनल मैच में अब्दुल रज़ाक ने ही पाकिस्तान का मैच बचाया था। तो उससे कई तरह की न्यूज़ आई जी कि इंडियन डॉक्टर की वजह से पाकिस्तान जीत गया। बट डॉक्टर के लिए तो पेशेंट होता है ना, तो इसलिए मतलब स्पोर्ट्स इंजरीज़ को काफ़ी अहमियत मिली उसके बाद। तो जैसे अब ये कहना सही होगा कि स्पोर्ट्स इंजरीज का ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया डिफरेंट है, लाइक एक रेगुलर ऑर्थोपेडिक सर्जन को उतनी ट्रेनिंग उसमें हासिल नहीं होती, तो आपने इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की है स्पोर्ट्स इंजरीज को ट्रीट करने के लिए। तो कैसे मीन्स ये डिफरेंट है, मीन्स व्हाट इज डिफरेंट इन दैट? देखो, एक तो हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी में, जिसको की होल सर्जरी भी बोलते हैं। आर्थ्रोस्कोप से करते हैं, ताकि छोटे-छोटे कट लगें, रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता है। और दूसरा, स्पोर्ट्स इंजरी में हम स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करते हैं। अगर एक आम आदमी है, उसमें हम हो सकता है पहले प्लास्टर ट्राई करें, प्लास्टर से ना ठीक हो तो फिर सर्जरी करें। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन में हमारी चॉइस होती है कि इसकी सर्जरी करके जल्द से जल्द हम इसका जो है, जो भी इसका इंजर हुआ है उसको ठीक कर दें। ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया डिफरेंट है, तो अभी स्पोर्ट्स पर्सन्स के अलावा जैसे जो नॉर्मल लोग हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी स्पोर्ट्स को लाइक हॉबी एज अ हॉबी भी स्पोर्ट्स करते हैं, तो उन वो भी आपके पास आ सकते हैं? आते हैं, खूब सारे आते हैं। क्योंकि अब लोग देखो जो इंटरनेट है उससे इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है कि लोगों को पता है कि भी स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हैं या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से हैं। इनफैक्ट रोड साइड वाले भी आ जाते हैं, अगर सेम इंजरी उनके पास है। तो ये मतलब आर्थ्रोस्कोपी एक बहुत बड़ा एक फील्ड इन इटसेल्फ उभर के आया है। इनफैक्ट एमडी भी स्पोर्ट्स मेडिसिन में अब शुरू हो गई है। राइट सर, राइट। सो और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कौन सी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, मतलब कौन सी ऐसी इंजरीज है जो बहुत कॉमनली लोगों में देखी जाती हैं? कॉमनेस्ट इंजरीज़ में आती हैं नी इंजरीज़, शोल्डर इंजरीज़ और हैंड इंजरीज़ और इसके अलावा जो है इवन फुट इंजरीज़ जो हैं,
ये कॉमन इंजरीज हैं। लिगामेंट इंजरीज बहुत कॉमन लिगामेंट टियर्स जिनको हम बोलते है, हैं। एंकल इंजरी। सो इनका सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ही लोगों के दिमाग में बड़ा डर होता है सर्जरी को लेके कि ऑर्थोपेडिशियन के पास जा रहे हैं, सर्जरी होगी तो पता नहीं आगे क्या होगा। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका ऑप्शन है और सर्जरी सेफ है, ताकि हम चाहते हैं कि लोगों के मन से ये डर निकले। नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रही हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन्स को तो गाइडेंस मिलती है। बहुत सारे नॉर्मल लोग भी डरते हैं एक्सरसाइज करने से, स्पोर्ट्स में जाने से, बट उनको एश्योरेंस दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर रवि सर हैं, सो आपको अब जो जी में आए कीजिए, अपनी स्पोर्ट्स, अपनी हॉबीज़, अपने मन को फ़ॉलो कीजिए। तो मैं उनके लिए ये चीज़ आपसे देखो पूछना मैं अब दोनों की बात करेंगे। अगर हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात करें, तो हमने पिछले 30 सालों में लगभग 20,000 एलीट प्लेयर्स की सर्जरी की है और हमने अपना डाटा सारा रखा हुआ है। उसमें हमारा रिटर्न टू स्पोर्ट्स रेट टू द सेम लेवल जो इंजरी से पहले था, लगभग 80% है, जो कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड से थोड़ा बेटर ही है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया किसी से कम नहीं है आज की डेट में। और दूसरी बात ये है कि आपने फ़ियर की बात की जो, तो अक्सर ये सवाल हमारे पास आता है, स्पोर्ट्स पर्सन से भी आता है, पेशेंट से आता है, उनके पेरेंट्स से आता है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जैसे हम बाई एयर ट्रैवल करते हैं, तो देयर इज़ अ रिस्क। जितना क रिस्क आज की डेट में बाई एयर ट्रैवल करने से है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क हमारी जो है, हम मिनिमल इन्वेसिव जो सर्जरी करते हैं, उसमें है। तो इसलिए हम लोग रोज़ रिस्क लेते हैं, हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड, और हम जो है एयर से ट्रैवल करते हैं, तो ये कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। सो बेसिकली मिनिमल रिस्क है इन या सर्जरीज़ पे, और आजकल की एडवांस टेक्नीक जैसे सर ने बताया आर्थ्रोस्कोपी से, ये मिनिमल अ, इंसिजन से आपको ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम ऑपरेट करते हैं, तो नेक्स्ट डे पेशेंट अपने पैरों पे चलता है। हमारे पास यूज़ुअली क्रचेज़ से या व्हीलचेयर से आते हैं और सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे वो अपने पैरों पे चलते हैं। तो वैसे तो कल ही हमारे पास एक पेशेंट न्यूज़ीलैंड से, बाहर के देशों से बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो वो न्यूज़ीलैंड से ऑल द वे ही केम एंड वी डिड द सर्जरी यस्टरडे। कल सर्जरी की और आज वो अपने पैरों पे खड़ा होके जब चला, तो उसने वीडियोज़ अपने बना के वहाँ के डॉक्टर्स को भी भेजे न्यूज़ीलैंड में। तो ये बड़ी सेफ और बड़ी अच्छी सर्जरी। थैंक यू सर, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमारे दर्शकों को। सो मेरा अगला सवाल सर आपसे है कि ये हमने बात की ट्रीटमेंट की, तो हम कैसे उसको प्रिवेंट करें कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हो ही ना ये इंजरी? देखो, सबसे पहले तो अपने शरीर की आवाज़ सुननी चाहिए सबको। हर एक इंसान की एक कैपेसिटी है, उसको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गेम खेलनी चाहिए। फिर वार्म अप ज़रूर करना चाहिए गेम से पहले, उससे स्पोर्ट्स इंजरीज़ कम होती हैं। फिर जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर शूज़ हों, प्रॉपर हेलमेट हो, अगर आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं जैसे क्रिकेट में, आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑन द फील्ड सिर में बॉल लगी और हेलमेट प्रॉपर नहीं था एंड ही डाइड। तो प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड होनी चाहिए। खासकर हमारे देश में हमने एक स्टडी की थी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे, तो हमने ये पाया कि हमारे बच्चे जो हैं, वो अक्सर ऐसी ग्राउंड्स पे खेलते हैं जिनमें कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर ग्राउंड होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, वार्म अप होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ आपने जैसे बोला प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर शूज़ एंड ये सब चीज़ें, तो मैंने देखा है कि बहुत सा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स के पास तो जैसे ट्रेनर्स, कोचेज़ होते हैं गाइड करने के लिए। नॉर्मल इंसान जैसे रोज़ एक एक्सरसाइज़ रूटीन है, उसका हॉबी है स्पोर्ट्स, कोई टेनिस खेलता है, कोई कुछ, तो उनको आप एक बता सकते हैं कि किस तरह के शूज़, एक सिंपल सी गाइडेंस, किस तरह के शूज़ उनको परचेज़ करने चाहिए, या किस तरह के फ्लोर पे उनको, जैसे अभी लोगों के मन में ये भी डाउट होता है जैसे रोड पे हमें वॉक करना चाहिए या फिर कच्चे ज़मीन पे, मिट्टी वाले ज़मीन पे हमें वॉक करना चाहिए। सो इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँगे प्लीज़? देखो, जो रोड्स की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है गुड क्वालिटी ऑफ फुटवियर। अगर आपका फुटवियर ठीक है, आजकल तो आप जाते हो शॉप पे, आपको पता चल जाता है कि ये रनर्स शूज़ हैं, ये वॉकर्स शूज़ हैं। अगर आप रनिंग करना चाहते हो, तो अच्छी क्वालिटी के रनर्स शूज़ हों जिसमें कुशनिंग होती है, तो उसमें फिर हार्ड सरफेस पे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। पर अदरवाइज़ हार्ड सरफेस से सॉफ्ट सरफेस डेफिनिटली बेटर, प्रोवाइडेड
कि सॉफ्ट सरफेस अनइवन ना हो, फिर इंजरी का रेट बढ़ जाता है। हम जो है अनइवन सॉफ्ट सरफेस पे भागेंगे घास वाले पे, तो इंजरी का रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा कैसे लोग अपनी बोन और बोन हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, बॉडी का, बोन का, ताकि उनको इंजरीज ना हो? देखो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में हमारे पास पेशेंट्स का रश है। एक तो है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि ओल्ड एज में होता है, नॉर्मली फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल्स में भी 60 साल के बाद होता है। तो बोन हेल्थ के लिए तो फिज़िकल एक्टिविटी, प्रॉपर डाइट एंड एक्सपोज़र टू सनलाइट टू गेट विटामिन डी, तो ये 3 चीज़ें होंगी। और दूसरे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे सबसे कॉमन है नीज़ का, तो वो चल नहीं पाते बुज़ुर्ग, व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, बेड पे आ जाते हैं, सोशल लाइफ़ खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट भी बहुत एडवांस हो गया है। हम लोग तो पिछले 25-30 सालों से कर रहे हैं, तो अब तो बहुत ही एडवांसमेंट आ गई है नी रिप्लेसमेंट में, तो सर्जरी सेफ है। तो ये उसमें लोगों को डिले नहीं करना चाहिए, अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो कराना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आपको रेगुलर, अगर आपको बोन पेन्स हैं, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप या बोन हेल्थ चेकअप हमें करना चाहिए। क्योंकि लोग ज़्यादातर, हम डायबिटीज़, हार्ट की बात करते हैं, बोन्स की बात, बोन हेल्थ चेकअप की बात लोग कम करते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि क्या उसमें आप एडवाइस देंगे कि कब उनको बोन हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए? देखो जनरली तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, उसका एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट कराओ। सो मेन तो यही है। बाकी जनरल स्क्रीनिंग में ऑस्टियोपोरोसिस का स्क्रीनिंग एल्डरली पेशेंट्स में कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ यू स्टे हेल्दी बाय डूइंग जो मैंने बताया कि जी सनलाइट से एक्सपोज़र हो, फिज़िकल एक्टिविटी हो, प्रॉपर डाइट हो, अपना वेट जो है शरीर का वो मेंटेन हो, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनसे इंजरीज़ ज़्यादा होती हैं, पेन्स ज़्यादा होती हैं, तो ये है। आपने जैसे बोला सनलाइट एक्सपोज़र, तो आजकल हम देखते हैं सबकी सिटिंग जो जॉब्स हैं, सब अंदर बैठ के अपने ऑफ़िस में कंप्यूटर के सामने काम करते हैं। और क्योंकि मैं एक पैथोलॉजिस्ट, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग विटामिन डी डेफ़िशिएंट आते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स का क्या रोल है फॉर विटामिन डी डेफ़िशिएंसी? क्या सिर्फ़ सनलाइट से ही उनको विटामिन डी मिल सकता है, या फिर उनको विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप एडवाइस करेंगे? देखो आइडियली तो हमें विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी नहीं होनी चाहिए। हमारा देश ऐसा है जिसमें कि सनलाइट वर्ल्ड की बेस्ट है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग इंडोर रहते हैं, इवन कार में भी जाते हैं तो शीशे ऊपर रखते हैं। जब जब तक सूरज की किरणें आपकी स्किन को डायरेक्ट नहीं लगती, तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि सुबह आधा पौना घंटा सैर करनी चाहिए जब कच्ची धूप हो, कम कपड़े पहन के, ताकि कम से कम 30% 30% आपकी स्किन का एरिया डायरेक्ट सन को एक्सपोज्ड हो। सो 30% एरिया, 30 मिनट्स वॉक, तो उससे वॉक भी हो गई और सनलाइट भी हो गई। तो दोनों चीज़ें आपकी पूरी हो गई। बट ऑफ कोर्स अगर आपका विटामिन डी लेवल्स कम आ रहे हैं, तो फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और बोन हेल्थ के लिए आपने बोला कुछ कैल्शियम रिच फूड्स आपको खाने चाहिए। देखिए नॉर्थ इंडियन डाइट जो है ना हमारी, वो बेसिकली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, साग खाते हैं लोग, पालक खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। सो कैल्शियम एज सच हमारी डाइट में कम नहीं होता। अगर किसी की ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन्स उसकी वीक है, उनमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं। जैसे पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में भी हम देखते हैं कि बोन पेन्स, बोन ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन है। उनको क्या आप कुछ स्पेशल एडवाइस देना यही चाहेंगे है, सर? वही चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सपोजर टू सनलाइट, प्रॉपर डाइट। जैसे कि हम जानते हैं आपको इंडियन हैंड सोसाइटी का प्रेज़िडेंट भी नियुक्त किया गया था। तो ये हैंड सर्जरीज़ या हैंड इंजरीज़ क्या होते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएँगे? देखिए हैंड इंजरीज सबसे कॉमन इंजरीज होती हैं ऑर्थोपेडिक्स में, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि हैंड की बोन्स छोटी हैं, बड़ी बोन्स के फ्रैक्चर्स पे लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है, तो बड़ी वाली हैंड इंजरीज नेग्लेक्ट हो जाती हैं। तो हैंड इंजरीज का ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड होता है, हैंड सर्जन ही करता है। तो जब हमने अपना करियर शुरू किया, तो हम यहाँ पे एक कुष्ठ आश्रम था, तो वहाँ पे हैंड की डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं कुष्ठ रोगियों में, तो वहाँ से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो हमारा बड़ा रिनाउंड हो गया सेंटर इंडिया में कि बड़ी दूर-दूर से लोग आते थे। तो फिर हैंड में हमारा इंटरेस्ट भी हो गया,
तो हैंड इंजरीज एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसीलिए फिर हमें इंडियन सोसाइटी फॉर सर्जरी ऑफ हैंड का प्रेसिडेंट भी चुना गया था। तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। हाँ। हुँ। तो सर हम ज़्यादातर जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, हम नीज़ की बात करते हैं, तो और भी जॉइंट्स हैं जिनको इंजरी हो सकती है और उनको हमें लाइक रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस या सर्जरीज़ का ऑप्शन हमें अवेलेबल है? जी, बिल्कुल है। हम लोग जो है शोल्डर काफ़ी कॉमनली रिप्लेस करते हैं हम, एल्बो करते हैं, शोल्डर जितना कॉमन नहीं है। सो कॉमनेस्ट नी है, नी के बाद शोल्डर है, शोल्डर के बाद एल्बो है, हिप रिप्लेसमेंट होती है। तो वैसे तो एंकल और रिस्ट भी रिप्लेस आ गए हैं, बट अभी वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो एक चीज़ जो हमने पाया है आजकल कि फ्रोज़न शोल्डर का मैंने बहुत नाम सुना है सर, कि लोगों का कंधा बहुत दुखता है, वो हाथ अपना मोड़ नहीं सकते। ये फ्रोज़न शोल्डर क्या है? इसके बारे में देखो मोस्टली मिडल एज्ड पीपल, मोर कॉमन इन फीमेल्स, विदाउट एनी रीज़न पेन स्टार्ट हो जाती है कंधे में। तो लोग अक्सर रिलेट करते हैं कि जी मेरे जर्क लगी थी, मैं गिरा था, झटका लगा था, बट फ्रोज़न शोल्डर अपने आप स्टार्ट होता है और उसमें पेन होती है, नाइट पेन ज़्यादा होती है। और अच्छी बात ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है। 99% लोगों में ये खुद ही ठीक हो जाता है। जो 1% रहते हैं उनमें हम जो है आर्थ्रोस्कोपी करके रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि शोल्डर की जो भी पेन होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर ही हो। इसके अलावा एल्डरली लोगों में रोटेटर कफ टियर एक ऐसा लिगामेंट होता है शोल्डर में जो ऊपर उठाने में मदद करता है कंधे को, वो अपने आप टियर हो जाता है विद एज ओके, या माइनर इंजरी से राइट। टियर हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट हुँ, कराना चाहिए। अगर उसका हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कराते, जो कि दूरबीन से हम ऑपरेशन कर देते हैं, अगर इसको डिले करते हैं, तो कंधा जो है वो घिसता रहता है और अल्टीमेटली फिर हम शोल्डर रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपको बोन पेन या जॉइंट पेन है, सो टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। एक और प्रॉब्लम सर बहुत कॉमन है लोगों में, जैसे बहुत लोग अभी वॉक करते हैं एज़ पार्ट ऑफ देयर एक्सरसाइज रूटीन, सो ये जो हील्स में पेन शुरू हो जाता है इन देयर सोल्स, सो उसका क्या कारण है एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो एक तो हील्स में पेन का कारण है ओवरवेट, क्योंकि हमारा जो शरीर का वज़न है, वो बैक, नीज़ और हील्स के थ्रू ज़मीन में जाता है। तो इन तीनों जोड़ों में पेन रहता है, रह सकता है। तो एक तो वो कारण है, उसमें आप वेट रिड्यूस करिए या आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ हम देते हैं पैरों की, उससे जो उनको आराम मिल जाता है। लेकिन एक और भी कारण होता है, कभी-कभी पैरों में, हील्स में बोन्स बढ़ जाती हैं, तो फिर उसमें वो पेन करती हैं और हमारे जो अ एक्िलेस टेंडन होता है एक या टेंडो एक्िलेस बोलते हैं, वो उसके बढ़ी हुई बोन के कारण कटता रहता है। तो उस केस में हम सर्जरी भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको हील पेन रहती है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा। अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ की ज़रूरत हुई तो वो बताएँगे और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत हुई तो वो बताएँ। तो जाते-जाते मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। हमने पढ़ा था कि आपने बहुत सारी नई सर्जिकल टेक्निक्स का भी आविष्कार किया है। तो इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताएँगे? देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि नी में लिगामेंट इंजरी जो है, स्पोर्ट्स में सबसे कॉमन इंजरी होती है। एक लिगामेंट होता है जिसको हम एसीएल बोलते हैं। तो वो लिगामेंट की सर्जरी जो अभी तक स्टैंडर्डाइज्ड सर्जरी होती थी, उसमें दिक्कतें थी, प्लेयर्स के रिज़ल्ट्स में, आउटकम में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो हमने इन द ईयर 2000 तब हमने उसमें कुछ अपना टेक्नीक निकाला, जिसमें हमारा जो ग्राफ्ट है वो स्पेशल है। ये पब्लिश्ड है अमेरिकन जर्नल में हमारा टेक्नीक। तो फिर हमने उसपे काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी उसमें पब्लिकेशंस की, हमारे टेक्नीक के ऊपर पीएचडी भी की लोगों ने। तो वो टेक्नीक बड़ा सक्सेसफुल है, हमारा अपना इन्वेंटेड टेक्नीक है। इसके अलावा हमने एल्बो में स्पोर्ट्स पर्सन्स में बाइसेप्स मसल मसल टियर्स हो जाते हैं, तो उसका भी हमारा अपना टेक्नीक पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल में। और रिस्ट के ऊपर अगेन एक स्पोर्ट्स इंजरी में प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है एक,
उसकी इंस्टेबिलिटी का भी हमारा अपना टेक्निक है और हुँ। इसके अलावा 2 और टेक्निक हैं रिस्ट के और हुँ। नी के जो हमने पब्लिश किए हुए हैं। ओके, ग्रेट सर। सो ये सारी फैसिलिटी हमारे पास पारस हेल्थ पंचकुला में अवेलेबल है। जी, 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 हम ऑलमोस्ट हुँ। डेली ये सर्जरीज़ कर रहे हैं Okay, पारस में। okay. Thank you, sir, for this wonderful talk. So, thank you for giving us your valuable time. Thank you, audience, for watching. तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप सर को पारस हेल्थ पंचकुला में आके मिल सकते हैं, सर को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।